नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि हमें गुर्दे की पथरी हो, जब पित्त की पथरी हो, कहीं पर भी बॉडी में पथरी हो जाती है तो उसका रामबाण इलाज क्या है, वो भी घर बैठे प्राकृतिक तरीके से। आज हमारे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी बताने वाले हैं आपको बड़ी साधारण भाषा में बहुत ही सरल उपाय, और ये उपाय होगा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पर आधारित। ये एक ऐसी पद्धति है जो पूरी तरह से भारतीय हर्ब्स यानी कि वनस्पतियों पर, या यूं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो यदि ये तरीका अपनाते हैं तो साइड इफेक्ट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता इसका। बदले में आपके या आपके रिश्तेदारों के किसी को भी दिक्कत है पथरी की, तो उनकी समस्या हो जाएगी चंद दिनों में ही सही, यदि अपनाएंगे आप ये तरीका। चलिए सीधे चलते हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी के पास। तो बात करते हैं पथरी या स्टोन की। जैसा कि आपको पता है कि गाल ब्लेडर एक पित्त की थैली है। रस जब बाइल जूस बनाता है, ये लीवर के पास गाल ब्लेडर लगा होता है, और लीवर के बगल में गाल ब्लेडर बाइल जूस को बना के बाइल डक्ट के माध्यम से भेजता है स्टमक में, इंटेस्ट, और भोजन के मीडिया भी बनाता है। अब अगर किन्हीं कारणों से अगर पथरी बन गया है, स्टोन तो बनने का जो प्रमुख कारण है वो ऑक्सलेट कैल्शियम और फॉस्फेट के इकट्ठा हो जाने से, उनके कणों का आपस में जुड़ जाने के कारण ये कलेक्ट हो जाते हैं, और विसंगतियां तमाम हैं। तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के माध्यम से या फूड इन्फेक्शन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें, उनके माध्यम से, किसी भी तरीके से कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फेट का जम जाना, यूरिक एसिड का एक जगह इकट्ठा हो जाना, ये सब स्टोन के बनने के यही कारण किडनी में भी होते हैं, यही कारण गाल ब्लैडर में भी होते हैं। और दोनों ही दशाओं में, गाल ब्लैडर में स्टोन हो या किडनी में स्टोन हो, किडनी में स्टोन अगर होगा, जैसा कि किडनी आप जानते हैं कि लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 4 से 5 सेंटीमीटर ये चौड़ी हमारे पेरिटोनियम झिल्ली के नीचे, हमारे रिब्स के नीचे होती है। 2 किडनियां होती हैं। आमतौर से के शरीर में दोनों किडनी रक्त को छानने का कार्य करती हैं। भोज्य पदार्थ से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो रक्त के माध्यम से पहले किडनी में जाते हैं, किडनी से वो छनते हैं, छनने के बाद यूरिन अलग होता है, ब्लड अलग होता है। उस छनने की दशा में अगर कहीं पर कैल्शियम फॉस्फेट ऑक्सलेट छन करके यूरिन में के पार्ट में आ गया है या ब्लड पार्ट में चला गया है, तो फिर वो जम जाता है और स्टोन बनने के तरीके बनने लगते हैं। हमारे किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। संख्या ये आपको सुनने में बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये प्रमाणिक संख्या है। और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का गर्भ में, तो उसी समय किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या निश्चित हो जाती है। ये संख्या घटती बढ़ती नहीं है, जीवन भर फिर उतने ही रहते हैं। अगर 10 लाख एक बार बन गए तो 10 लाख ही रहेंगे। इसीलिए कुल मिलाकर के जो आदमी के युवा अवस्था में अगर नेफ्रॉन खराब होते हैं या कुछ नेफ्रॉन कम होते हैं, नेफ्रॉन की कोशिकाएं अगर गल कट जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो फिर वो बनती नहीं हैं। उनकी संख्या कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी एक तरीके से इनका रीजनरेशन नहीं होता है। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब किडनी का स्ट्रक्चर बताया था, पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक बोमेंस कैप्सूल पार्ट होता है जिसमें ब्लड आकर के ये प्रेशर देता है, और प्रेशर देने के बाद बोमेंस कैप्सूल के में वो छन करके रक्त अलग जाता है एफरेंट ब्लड वेसल्स में, और जो क्या कहते हैं वाटर वाला पार्ट है जिसको आप यूरिन कहते हैं, वो कलेक्टिंग ट्यूब की तरफ चला जाता है। तो जब कभी भी स्टोन
आपका कलेक्टिंग ट्यूब में या वहाँ से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है और वहाँ से आगे बढ़ करके वो जाकर के यूरेथ्रा में के मार्ग पर जाके फंसता है, तो कई दिक्कतें आती हैं। यूरिन पास नहीं होता, यूरिन पर प्रेशर पड़ता है, यूरिन रुक रुक के गिरता है, दर्द होता है, पीठ की तरफ दर्द भागता है, कंधे की तरफ दर्द चढ़ता है, उलझन होती है, छटपटाहट होती है। तो ऐसी दशा में ये लगता है कि फिर हमको तत्काल अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करा करके उसकी सही पोजीशन स्टोन की और उसकी साइज की पता करना पड़ता है। ये दोनों काम चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन में हो या किडनी स्टोन हो, दोनों में ही स्टोन बनता इसी तरीके से है। अब इस ये जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में जो बात है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस चिकित्सीय प्रणाली में हम चूँकि स्टोन एक पत्थर के रूप में, क्रिस्टल के रूप में, हार्ड पार्ट के रूप में हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन के द्वारा बनता है, तो निश्चित रूप से फिर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए दृष्टिकोण से पहले हमको हमारे दिमाग में बात आएगी कि हम यहाँ पर चूँकि हमको है और वो भी तोड़ तोड़ के या गला के निकालना है अथवा वैसे ही निकालना है, तो जब भी हम किसी चीज़ को एक्सक्रेट में हमारा आता है कि इसकी पथरी बाहर निकालना है, तो एक्सक्रेट करने के लिए हमारे पास क्या ऑर्गन है, यस2 हमारे पास एक मेडिसिन है यस2 के साथ यस6 C6 जैसे ही हम लगाते हैं वैसे ही किडनी के अंदर का फंक्शन तेज हो जाता है और ब्लड जल्दी जल्दी छनने लगता है। हमको ऐसे मामले में पानी की मात्रा शरीर में पीने की बढ़ा देनी चाहिए। फिर हम इसके साथ सहायक मेडिसिन लगाते हैं यस5 C5 A2। चूँकि दर्द होगा तो हमको A2 और C5 की जरूरत पड़ेगी। C5 के बारे में मैं एक दिन फिर आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। C5 हमारी एक ऐसी मेडिसिन है जो कई औषधियों में मिली हुई है और C5 के बारे में बहुत ही डिटेल से मुझे चर्चा आपसे करनी है। मैं अगले क्लास में C5 के बारे में आपसे चर्चा करूं। तो हम गॉल ब्लैडर स्टोन में या किडनी स्टोन में जो दवा सेलेक्ट करते हैं वो हमारा फार्मूला बनता है L3। चूँकि हमने यस2 की बात की है तो L3 प्लस यस5 प्लस C5 प्लस A2 प्लस B और G, ये दो इलेक्ट्रिसिटी हमको देनी पड़ेगी। B और G इसलिए देना पड़ेगा कि बाय द वे अगर कहीं पर पथरी हमारे यूरेथ्रा के खरोंच दबा रही है या उसको प्रेशर दे करके कहीं पर उसमें कट लग रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और G इसलिए देंगे कि वहाँ पर पस टेंडेंसी ना बनने पाए, क्योंकि रुकने से, पथरी के रुकने से, यूरिन के रुकने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है यूरेथ्रा में, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में बढ़ जाता है इन्फेक्शन। तो ऐसी दशा में पेन बढ़ सकता है और पेन चूँकि पूरे बॉडी में फैलता है, इस नाते हमको वहाँ पे यस5 देना है। तो हमारी दवा जो बनी वो L3 यस5 C5 A2 BE और G, ये हमारा एक फार्मूला बना। 40 साल के व्यक्ति का अगर वजन 60 से 65 किलो के आसपास है तो आपको 40-40 बूंद इन सारी दवाओं का 30 ml के डिस्टिल वाटर में मिलाना है और फिर रोगी से कहना है कि इसे 40-40 बूंद निकाल करके 1 गिलास पानी में डाल करके दिन में 4 बार वो ले। दूसरा फार्मूला इसी के साथ बनेगा आपका जो हमने आपको बताया। मैं आपसे दोनों फार्मूलों को एक साथ नहीं जोड़ रहा हूं। अब आपको क्या देना है, यस6 C6 प्लस C1, यस6 C6 C1, इसके साथ प्लस लगाइए आप RE। अब RE आप क्यों लगाएंगे, अभी लोग कहेंगे कि B भी लगाया है और RE भी लगाया है, अभी कहेंगे B पॉजिटिव है RE भी पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव और निगेटिव वाले आपस में उलझ जाएंगे। हमको यहाँ पर RE देना है। RE हम या गॉल ब्लैडर के सारे फंक्शन को इंक्रीज कर देंगे और जो मेडिसिन हम अप्लाई कर रहे हैं उस मेडिसिन के एंजाइम्स की जो कैटलिस्ट की मोटरेट करने की जो उनकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी तेज हो जाएगी, जिससे फंक्शन जल्दी तेज होगा और रोगी को जल्दी आराम मिलेगा। तो यस6 C6 C1 प्लस RE, ये हमारा दूसरा फार्मूला बनेगा और इसकी 20 ड्रॉप्स हमको देनी है। ऊपर वाले दवाओं की कॉम्बिनेशन की 40 ड्रॉप्स और नीचे वाले दवाओं की कॉम्बिनेशन की 20 ड्रॉप्स देनी है। हम यही कि जब भी हम 2 फार्मूले या 3 फार्मूले आपको बताते हैं किसी एक रोग के लिए,
तो हम उसमें अथवा नहीं लगाते कि ये दें या ये दें, हम ये कहते हैं दोनों फार्मूले अलग अलग बनाइए और दोनों को दीजिए। तो जब दोनों को हम देते हैं तो पहले मुख्य फार्मूले की हमारी ज़्यादा होती है, अगर उसकी 40 ड्रॉप्स है या 30 ड्रॉप्स है तो नीचे वाले फार्मूले की डोज हम 20 ड्रॉप्स या 25 ड्रॉप्स करते हैं। अगर हमने 3 फार्मूले बनाए तो तीसरे फार्मूले पे हम डोज जो करते हैं वो 10 ड्रॉप से 15 ड्रॉप करते हैं। तो ये एक अनुभव की बात है और आपको भी मैं समझता हूं कि आप सब इस फार्मूले को अपनाएंगे, इन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे और फिर हमको ही बताएंगे कि मेरे बताए गए फार्मूलों पर आपको कितना लाभ हुआ है।